लॉयर ने मेरे यही कहा कि अभी तुमने क्योंकि बहुत टफ टाइम देखा है, तो अभी तुम सेफ रहो और अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल लाइफ की तरफ आओ, घूमो-फिरो, खाओ, इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना, इस्लामाबाद में रहो, लेकिन मतलब अभी अभी रिलैक्स हो जाओ। ये बहुत लंबा टाइम था 14 मंथ्स का, तो अभी थोड़ा अब लाइट कर लो ना, लाइट फील करो अभी। मगर हुआ ऐसे कि जैसे ही हम कह लें कि निकलते ही मतलब जो पहले ही खाने पे गई, उस पे इतनी इतनी बातें सुनी कि लगा जैसे मैं कहीं पार्टी करती यूरोप से ही आई थी, जेल से तो आई नहीं। तो नॉर्मल होना चाहते थे, नॉर्मल रूटीन में आना चाहते थे। एक तो गवर्नमेंट ही इतनी जान लेने सुकून को लेने दे रही। हर रोज़ या तो किसी जगह वारंट निकले होते हैं, या तो कहीं किसी कोर्ट में हियरिंग होती है, या तो कहीं से प्री अरेस्ट ले रहे होते हैं, तो कहीं से प्रोटेक्टिव बेल ले रहे होते हैं। और उसके बाद भी जो नॉर्मल होने देने वाले हालात ही नहीं हो रहे, हर चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है अभी कि जवाब दें। मेरे ख्याल से मैं जो सिर्फ़ साँस ले रही हूँ, उसके लिए जवाब दे रही हूँ कि ये क्यों ले रही हो, मर जाओ। वरना तो हर चीज़ पे ही लोगों का एतराज़ हो रहा है। यहाँ बाहर तो बहुत ही अजीब हालात है। मैं जब अरेस्ट हुई तो मैं 10th मई को हुई थी और लिबर्टी से हुई थी, और लिबर्टी में इसलिए ही गई हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो 1 दिन पहले भी 9 मई में जो भी कुछ हुआ, मुझे पता था मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ। तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी मैं छुप जाती या भाग जाती, तो जो नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट था मैं उसमें भी गई हुई थी, क्योंकि अपने तो ज़हन में यही था ना कि भई मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ, मतलब मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मुझे क्या ही कह लेंगी। तो मैं जब लिबर्टी से अरेस्ट हुई तो उन्होंने कहा कि जी 144 लगी हुई है, तो मैंने कहा मैं हुई अकेली, तो हुँ। मैंने कौन-सी वायलेशन की है 144 की भी अगर आप कहें तो। तो मतलब उसमें भी 9 मई में भी मतलब जिस तरह हमें जिस तरह केसेस में डाला हुआ है कि जी इन्होंने इंस्टिगेट किया या लोगों को घरों से निकालने में और ये वो करके, मैंने उस दिन कोई वीडियो भी नहीं लगाई हुई थी इस तरह की, कि आप हालाँकि यूजुअली मैं लगाती होती थी प्रोटेस्ट यहाँ पे आप यहाँ आ जाएँ या यहाँ आ जाएँ। उस दिन बाय चांस ऐसा था कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं लगाई क्योंकि हमें पता ही नहीं था प्रोटेस्ट कहाँ पे है, खुद भी नहीं पता था कि लोगों को क्या कहना था। हम तो खुद पूछते-पूछते गए थे। और फिर मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, औरतें मैंने देखी ही नहीं घर के अंदर। मैंने कोई औरत घर के अंदर जाती देखी ही नहीं। खान साहब की बहनें भी बाहर खड़ी लोगों को डाँट रही थी कि आपको खान ने ये सिखाया है कि आप घरों में घुस जाएँ और आप जाके अंदर से चीज़ें उठाएँ। डॉक्टर यास्मीन मुसलसल मना कर रही थी कि मत करें, मत जाएँ घर के अंदर। तो मुझे तो कभी ज़हन में आया ही नहीं कि अगर मैं जाऊँगी तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे और इस तरह अरेस्ट करेंगे कि जी आपने एक ही टाइम में 7 जगह आगे लगा दी और फिर उसके बाद दूसरे शहरों में भी लगा दी। तो ये तो नहीं सोचा था, मगर चले अच्छा है मैं लिबर्टी से गिरफ्तार हो गई, क्योंकि उनको शौक घर से ही अरेस्ट करने का था, फिर उन्हें वो चोरियाँ भी करनी थी, फिर तोड़-फोड़ भी करनी थी, जैसे उन्होंने बाकियों के साथ किया है। तो मुझे अरेस्ट करके तो बेचारे वो डिसअपॉइंट ही बड़े थे लिबर्टी से। वो एक-दूसरे को बता रहे थे वो ये तो यहीं से गिरफ्तार हो गई है। तो घर उनको घुसने का मौका ही नहीं मिला मेरे। तो बस थे वहाँ पे क्योंकि पता था कुछ किया नहीं। अच्छा, अतीक जब ये गिरफ्तार हुई, हम तो ख़ैर आप एक आपका ताल्लुक बहुत ही मुख़्तलिफ़ शोबे से है। हम जानते हैं कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, हमें पता है आप प्रोफ़ेसर हैं, हम जानते हैं कि आप सीए को मतलब के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, व्हिच वी डिड नॉट नो बिफोर ऑल ऑफ दिस। आपको आप सियासत में हमने आपको कभी देखा नहीं, कभी सड़कों पर नहीं देखा, कभी कहीं पर भी नहीं देखा, हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। द डे सनम वाज़ अरेस्टेड, चीज़ें हुई, हाउ वाज़ द किड्स? आप भी वहाँ या क्या आप सिर्फ घर में थे? मैं मेरी ड्यूटी होती थी कि जहाँ पे भी जाती थी अकेली नहीं होती थी, मैं ही ड्रॉप करता था, मैं ही पिक करता था, तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मैं ही देता था। तो उस दिन भी 10th को भी मैंने ही ड्रॉप किया था इसको लिबर्टी, और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे वहाँ पर मैं ब्लॉक किया हुआ था और कोई लोग नहीं थे आए थे तब तक लिबर्टी जिस टाइम की कॉल थी, तो मैंने इसको कहा था थोड़ा वेट कर लो, अभी लोग आएँगे फिर चले जाना, ये रश कर रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें भी रश करना है। तो इसकी बात मुझे याद है, इसने कहा फिर क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया नहीं है और वैसे भी अगर खान को इन्होंने अरेस्ट कर लिया तो मुझे भी कर लेंगे तो क्या है? तो मैंने कहा जी ठीक है, फिर अब डिबेट ही खत्म है और आपको पता है फिर वाइफ्स के आगे बात तो चलती रही। तो फिर मैंने इसको वहाँ पे ड्रॉप किया लिबर्टी की बैक साइड पर और फिर मैं एज़ यूजुअल खाना खाने चला गया। मैं खाना खा रहा था और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि अरेस्ट हो गई है। तो उसके बाद फिर मैं जो लिबर्टी का थाना है वहाँ पे चला गया, लेकिन ये वो प्रिज़न वैन में ही घुमाते रहे। कोई रात 10 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक, तो फिर मैं वहाँ पे था और फिर उसके बाद ये लेके गए डिफेंस थाना है, एक चरण पिंड है वहाँ उसके साथ ही थाना हुँ। है। वहाँ पर मैं इसके पीछे गया प्रिज़न वैन के और फिर वहाँ पर गए, फिर रात को 2 ढाई बजे इनको कुछ खाना नहीं, दिया। लिटन रोड लेकर गए थे ना पहले तो, राइट? लिटिल रोड पे तो वो जब हमें पहले इन्होंने
लिबर्टी से अरेस्ट किया था ना, तब तो ये हमें लेकर गए थे पहले लिबर्टी में, वहाँ पे भी नहीं रखा, फिर डीएचए थाना ए ले गए, उसके बाद हमें कहा आपकी डिटेंशन हो गई है। डिटेंशन के बाद जब हमारा डिटेंशन वो हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, हमको खत्म कर दी उन्होंने, तो इन्होंने हमें अबडक्ट किया बेसिकली जेल के गेट से ना, तो उन्होंने जब हमें कोई केस ही नहीं बताया हुआ था, तो किसी प्रॉपर पुलिस स्टेशन में भी नहीं लेके जा सकते थे ना। केस तो बताते ही नहीं थे, प्रोड्यूस तो कोर्ट में करते ही नहीं थे, तो उसके लिए वो हमें कभी चूंग थाना, कभी सीटीडी और कभी कोतवाली, वो ये डिफरेंट थानों में हमें घुमाते फिराते रहे। पर जब उन्होंने हमें प्रॉपर अरेस्ट किया, मतलब जब हमारे पे एफआईआर की और हमें प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उसके बाद वो जब भी अरेस्ट करते थे तो फिर लिटन थाना लेके जाते थे, क्योंकि वाहिद जो विमेन पुलिस स्टेशन है वो लिटन रोड पुलिस स्टेशन है वहां पे है, तो तब लेके जाते थे। शुरू में तो उन्होंने हमें लीगली रखा ही नहीं हुआ था ना। 10th मई को वो डिफेंस वाले पुलिस स्टेशन में लेके गए थे चरणबीर के साथ। फिर मैं सारी रात बैठा था, फिर इनको 11 बजे वहां से कोर्ट लखपत ले गए और डिटेन कर लिया, डिटेंशन ऑर्डर्स आ गए। फिर कुछ डिफरेंट फाइल हुई हाई कोर्ट में, पिटीशंस एक मेरी भी हुई थी, लेकिन मेरी जब हुई ना तो वो अहमद ज़ा बाजवा के पास हुई थी पिटीशन फाइल, तो बाकी तो उन्होंने मार्क कर दी मंडे के लिए, लेकिन जो मेरा लॉयर था ना वो उन्हीं के चैम्बर का था, उन्होंने कहा था ये मैं नहीं सुन सकता, तो उन्होंने रेफर कर दी कि दोबारा किसी और जज के पास लगवाएं, तो मेरी सैटरडे को लग गई थी और बाकियों की मंडे की डेट पड़ी थी, फ्राइडे था, कोई इमरजेंसी केस था, उन्होंने मेरी भी लगा दी थी। तो मेरे पिटीशन पे ही ना वो एमपीओ खत्म हुआ था और सारी औरतें रिलीज हुई थी वहां पर सैटरडे को, और लेकिन उसके बाद वो वहां से जब रिलीज किया तो डट करके ले गए ये चूंग थाने पहले दिन। वहां पर जाके इन्होंने 17 थी टोटल औरतें जो पकड़ी गई थी, उनमें से 15 रिलीज कर दी थी और फिर ये 2 रह गई थी वहां पर, और फिर उस पे अपडेट किया हुआ था। उसके बाद फिर हमने पिटीशन की कि इनको प्रोड्यूस करें वहां पर, फिर प्रोड्यूस नहीं किया, फिर हमने गायब कर दिया, वो एक लंबी स्टोरी है। फिर लेके सीटीडी भी गए थे इनको, वो भी हम पीछे पीछे जाते रहे, सीटीडी वालों ने लिया नहीं था इनको, फिर ये चुंग थाने ले आए, चुंग थाने से गायब कर दिया, फिर कोतवाली ले गए, तो बहरहाल वो एक किस तरह से चलता रहा। अच्छा, अब अतीक आपको कब गिरफ्तार किया गया था? मैं ना बेसिकली मैं जब स्टार्ट में अरेस्ट हुई ना तो मैं ना पिटीशंस फाइल मैं ही कर रहा था मैं, और जब 17 को इनको एटीसी कोर्ट लेके आया था तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई थी, तो मुझे पता चला कि वो जो उनकी एसोसिएट थी मेरे लॉयर की, उन्होंने कहा कि वो तो एटीसी में प्रोड्यूस कर दिया उनको, तो फिर सारी फैमिली इनके सनम के फादर मदर और भाई वो उधर गए एटीसी पे। मेरी क्योंकि वहां पर सुननी के आधे घंटे बाद ना पिटीशन वो डिस्पोज ही हो जानी थी, लेकिन मुझे वहां पर रुकना पड़ा, तो 17 को मैं मुलाकात नहीं हो सकी मेरी सनम से, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में था, मैंने पिटीशन फाइल की हुई थी। तो बहरहाल वहां से ले गए, उन्होंने रिमांड दे दिया 24 को प्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने, आईडी पीरियड नहीं हुई, फिर 2 जून को इन्होंने प्रोड्यूस किया था इनको। और जब मैं 2 को गया एटीसी तो फिर सनम ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने आए थे और उन्होंने कहा था जी के मान जाओ कर लो, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड को भी डाल देंगे अंदर। तो इसने कहा जी जाओ हस्बैंड को भी डालना है, तो क्योंकि इसकी सिम जो थी वो मेरे नाम पे थी, तो जियो फैक्सिंग में तो मेरा नाम नहीं आ रहा था, तो बाद रनिंग बेस ने मुझे डाल दिया इस केस में। तो फिर उसके बाद इसने कहा जी अब आप पीछे ना आना मेरे, क्योंकि अब तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, इन्होंने कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद 2 के बाद मैं इसके पीछे गया भी नहीं, फिर मैं मफरूरी वाली जिंदगी थी, फिर अब्बा जान अम्मा जाती थी और बच्चे भी इसके अम्मा अब्बा के पास थे, तो फिर मैं बच्चों से भी उसके बाद 45 डेज के बाद मिला था, मैं भी बाहर होने के बावजूद। अच्छा, बच्चों पर तो मैं आपको बाद में उसके बाद फिर मैं इसके पीछे भी नहीं जा सकता था, ना जेल जा सकता था, क्योंकि मेरा नाम भी डाल दिया हुआ था, बच्चों से भी नहीं मिल पा रहा था, बच्चों को 45 डेज के बाद मुलाकात हुई बड़ी मुश्किल से। तो फिर मेरा ना एक लंदन का वीजा मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था, वो आ गया, और फिर फ्री था, टीचिंग कर नहीं रहा था, और 3-4 माह 2-2.5 माह गुजर गए थे। तो फिर मुझे एक था कि इवेंट से कुछ वहां पर ना एक हाउसिंग सोसाइटी के, तो उन्होंने वहां पे करवाने थे, तो उन्होंने कहा जाने वाले थे, उन्होंने कहा यार आप लंदन का वीजा आपका है तो आप जाके ना वो इवेंट्स हमारे अरेंज कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, बेगम के बच्चे जा रही ना, बच्चों को समर वेकेशंस थी, तो मैंने कहा चलो मैं 10-12 मिनट के लिए हुआ था, और ECL और स्टॉप लिस्ट में नाम नहीं था, वो PI ने एक लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने, उसमें नाम था। तो फिर मैं एयरपोर्ट से FIL ने रोक ली मुझे, 22 जुलाई को मैं अरेस्ट हुआ। अच्छा सनम, जब आप जेल में गई थी और जाकर 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, जितने भी दिन गुजरे, ऑफर क्या हुई पहले? मतलब आई डोंट नो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन क्या ऑफर किया कि भाई ये कर दो तो चले जाओ और वगैरह वगैरह? आपका तो जुर्म सिर्फ यही था कि आप बोलती बहुत हैं, यू नो, कैमरे में आकर बहुत खुलकर बोलती हैं, और दूसरा ये सबसे बढ़कर ये सनम, आई हैव नेवर
मुझे नहीं याद है कि आपने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बात की हो, आपने किसी उसके की हो। आपकी जो पूरी की पूरी वो हमेशा से थी, वो आपकी फेवरेट साहिबा या नून लीग के बारे में थी या इन लोगों के बारे में थी। तो व्हाट वाज इट दैट दे ऑफर्ड यू, यू नो, कि ये कर दो तो चले जाओ? एक्चुअली हुआ ये कि हमारे साथ एक और लड़की अरेस्ट उसी थाने में, चुंग थाने में उसको लेके आए, मगर उसके पास कोई रेफरेंस था किसी का, तो उसने वो हमें आके बताया कि आप लोगों पे ना ये काफी हैवी एफआईआर करने लगे हैं, उसमें 302 भी है और उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें सब कुछ भी है। तो हमें तो, हमारे घर वालों को तो ये बता ही नहीं रहे थे क्या करना है एफआईआर में। तो फिर जब हमने भी जाहिर है पता करवाया कि वो क्या चक्कर है, फिर पता चला कि जी इन्हीं कंडीशंस पे जा सकेंगे कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि जी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खान को आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी जगह निकलेंगे नहीं, मतलब इस तरह की चीजें जो थी ये सब करनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने ये ना तो ये सब करना है और ना मैं ये करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये चाहे उल्टे भी लटक जाए साबित नहीं कर सकेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन भी करते थे तो उसमें भी ये पूछते जा रहे थे, अच्छा आप जो ये बोल रही थी ना, ये किसको बोल रही थी? मैंने कहा जी मैंने अगर हम्म। नाम लिया तो आप बताएं। मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया, ना मैंने कभी किसी इंडिविजुअल का नाम लिया, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट में कभी किसी का नाम लिया। भाई मैं किसी पे को भी तनकीद कर सकती हूँ, वो मेरी अपनी जाती राय हो सकती है, मैं हक रखती हूँ, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। आप मुझे उसमें कैसे पूछ सकते हैं कि जी हमें लग रहा था या आपने उसको कहा। तो भाई फिर आप अपने दिमाग का इलाज कराएं, या तो फिर आप बताएं कि भाई आपको उन पे इतना शक क्यों है। जैसे मुझे बार-बार पूछ रहे थे, ये आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रही थी, आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रही थी। तो मैंने उनको कहा कि भई हमारे पैसों पे सरकारी मुलाजिम तो सब भी हैं। आपको सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट पे शक क्यों है कि मैं ये उनको ही कह रही थी? ये तो फिर आप बताएँ ना, मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि मैंने तो उनका नाम नहीं लिया। अगर आपको एक शक है कि सिर्फ वही इस काबिल है कि उनको ही सारी गालियाँ पड़ी थी, तो ये तो फिर आपकी बात है, मेरी तो नहीं है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। फिर आप बताएँ कि आप उनके बारे में, विचारों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने नहीं नाम लिया किसी का। तो इसलिए वो बेचारे साबित भी नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात जो ये थी, वो ये थी कि मुझे पीटीआई के किसी सोशल मीडिया अकाउंट की मुझे नहीं पता था, ना मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर थी, ना मैं वैसी कोई नोटिफाइड मेंबर थी, ना कोई ओहदा था मेरे पास। तो वो बेचारों ने मेरे से क्या ही मालूमात लेनी थी, मेरे पास कुछ होता तो वो मेरे से मालूमात लेते ना। ना मैं किसी कमेटी की मेंबर थी, मतलब मेरे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको एक्चुअली इश्यू सिर्फ मेरे बोलने से था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की बेचारों ने कि हम कोई चीज़ ही निकाल लें, और बोलने में भी उनको डायरेक्ट कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो मतलब हमें तो ये आप कह लें कि प्योर बदमाशी पे रखा है, जो 14 महीने रखा है। ना किसी तरीके का कि पार्टी के साथ कोई इस तरह, मैं बार-बार कहती थी मैं एक वोटर सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ एक फैन हूँ खान की। मतलब मेरे पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा है। तो मुझे मुझे तो क्योंकि सोशल मीडिया टीम का भी नहीं पता, मेरा तो अपना अकाउंट अभी, मतलब मैं किसी टीम की मेंबर नहीं, मेरा तो अपना अकाउंट अलहदा है, तो प्राइवेट अकाउंट है मेरा, मेरा अपना जाती। तो मतलब मेरा तो किसी से कोई वो नहीं है। तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अभी ये जो कहते हैं हमारे पास बहुत नाकाबिले तरदीद शवाहिद है, इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब हमें सरगोदा कोर्ट लेके गए और सेशन जज के पास ले गए, सेशन जज ने फाइल उठा के मारी और उसने कहा कि हाई प्रोफाइल केस तुम मुंह उठा के लेके आ जाते हो और फाइलें तुम खाली लेके आ जाते हो। इसको जो लेके आए हो इसके खिलाफ है क्या तुम्हारे पास? मैं किस बेस पर रिमांड दूं? तो मतलब कुछ नहीं था इनके पास, बस उन्होंने, लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, उन्होंने अच्छा खासा टाइम गेन किया। हर दफा एक टेस्ट मांग लेते थे कि जी ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है। पॉलीग्राफिक टेस्ट मेरा 2 बार हुआ, रिपोर्ट एक की नहीं आई हुई। अच्छा, पता नहीं मुझे एक बात, अच्छा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड कर दूं, वो जज साहब ने फाइल उठा के मारी कि कुछ है नहीं आपके पास, तो लेके क्यों आए हो? रिमांड उन्होंने फिर भी दे दिया। क्योंकि वो रिमांड कहते हैं कि अदालत के अंदर बहुत से गैर मुतल्लिका अफराद जो है वो मौजूद होते हैं और वो फैसले हमारे करवाते हैं जाने वगैरह। पे स्पेशली होते थे ना, हमारे जाने पे तो स्पेशली वो ऐसा लगता हाँ। था जैसे वो कोर्ट है ही नहीं, उन्हीं का घर ही है जहाँ चले लगे फिर रहे इधर-उधर। हम तो ये स्पेशल होते थे। इधर एक अदालतों के अंदर जो है वो गैर मुतल्लिका अफराद की बहुत ज्यादा भरमार होती थी और वो जज साहब हाँ, कहते थे कि क्या हम फैसला करो। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, वी हैव सीन यू, मतलब रजीम चेंज के फौरन बाद हमने आपको देखा, हमने तैयबा राजा को देखा, आपकी बहन फलक को देखा। आप ये 3 खवातीन हैं जो एकदम मतलब मंजर आम पर आई और आप बहुत वोकल हैं तीनों, अपने अपने उसमें, यू नो, आप तीनों बहुत ज्यादा वोकल थी। Where were you guys in 2013 election? Where were you guys in 2018 election? Why right after regime? यानी कि क्या हुआ? What changed? मतलब यानी कि ज़हनी तौर पर, क्योंकि ये तो लगता है पक्की बात है कि आप बहुत सियासी किस्म की खतून है, ये तो पक्की बात है और nothing wrong with it, ये अच्छी बात है, मतलब ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जाहिर इसकी कोई हिस्ट्री होगी ना, तो क्या आपने इससे पहले किसी और जमात को वो करती थी या कि वालिद साहब की वजह से ऐसा था? मतलब थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताएं तो।
ये मैंने इसके लिए ना मैंने अपने बेटे की पिक्चर्स शेयर की, वो मेरी फेसबुक की मेमोरी में आ रही थी 2014 की। फिर मैंने अपनी बेटी ज़ुनाश की पिक्चर भी शेयर की 2013 की। तो हम खान साहब मैंने अपना पहला वोट जो था ना पीटीआई को ही दिया था। मेरे अपने बच्चों की पिक्चर मैंने शेयर की हुई थी जिसमें मैं उनको जलसे में भी लेकर गई हुई थी, मोहम्मद को छोटा-सा था। तो हम सपोर्टर तब से थे 2013 से ही लेकिन हम इस तरह हमारे घर में ये था ही नहीं, ये जलसों पे जाने वाला या बाहर जाने वाला। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था खवातीन जा रही हैं। और फिर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो क्योंकि मैं उनको खुद मैं देखती थी उनको बच्चों को अपने, तो तब इतना ऑनेस्टली टाइम भी नहीं था कि आप बाहर सड़कों पे निकल सकें। अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरी बेटी अभी 14 इयर्स की होने वाली है, मेरा बेटा माशाल्लाह से 11 साल का है, तो वो खुद भी थोड़ा कर लेते हैं, खुद को देख लेते हैं। तो रजीम चेंज के बाद जब हम निकले, तो तब इसीलिए भी निकले कि जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो हम बहुत खुश थे। हम कहते थे फाइनली जो है ना, एक काम का बंदा हमें मिल गया है, कोई एक तमीज़दार वज़ीर-ए-आज़म हमें मिल गया है, जिससे पूरी दुनिया में इज़्ज़त बनाई है हमारी, जिसको बताते हुए हमें फ़ख्र होता है भाई कि ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म है। और उसको इतना सारी एक तरफ मिल जाए, सारे लोग, सारी पार्टी, सारे इदारे और उसके पीछे पड़ के उसको आप निकाल दें रजीम चेंज करके। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि ऐसे कोई रह तो नहीं गया है जो मेरे खिलाफ नहीं है, तो तब अच्छा, अगर ये कौम जवाब ना देती, जिस कौम के लिए उसने इतने साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर लानत थी हम सब पर। अगर वो बंदा ये समझता कि वो अकेला है और सब मिलके मेरा अगेंस्ट हो गए हैं और हम तब भी ना निकलते, तो फिर हमें डूबना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल सही टाइम था जब हम खान को बताते हैं कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं क्योंकि सारी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है। आप नवाज शरीफ नहीं है, आप जब भी पीछे मुड़ कर देखेंगे पूरी कौम आपको वहीं खड़ी नजर आएगी आपके साथ। तो तब घर से निकलना ज़रूरी था। अच्छा, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले आपको, अब आ रही है? आ रही है। ओके। अच्छा, मैं पता है मैं मुझे ये नहीं था कि आप मुझे वो बताएँ कि फेसबुक मेमोरी है वो, हम वी बिलीव यू, आप तो हमारे हीरो हैं, सुपर हीरो हैं बल्कि आप हमारी। मेरा मतलब ये था सवाल था वो ये था कि व्हाट चेंज्ड, यू नो, यानी कि आई एम श्योर कि आप उससे पहले सपोर्ट करती थी। अतीक आई एम श्योर आप भी सपोर्ट करते होंगे पहले से इमरान खान को, और ये तमाम चीज़ें, वोट भी आपने डाले होंगे। लेकिन ये यू नो मतलब मेरा मतलब मैं जो चाहता हूँ, मेरा जो सवाल है वो असल में ये है कि आखिर रजीम चेंज के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा नहीं यार अब मेरी जरूरत जो है ना सड़कों के ऊपर ज्यादा है, अब मैं घर पे नहीं, घर पे तो ठीक ठीक है बच्चे बड़े हो गए, ये तमाम चीजें होगी, लेकिन यू कुड बी जस्ट लाइक एनी अदर वुमन कि मैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेरी, लेकिन सड़क कर इतना तरीके से एहतजाज, इतनी तरीके से मौकफ दिफा कर, व्हाट वाज दैट? जी, मैंने आपको वही बताया ना कि ये हमारे लिए मतलब जब खान साहब ने बोला कि भई क्या कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ है, तो मुझे लगता है तब हमारा जवाब देना बहुत ज़रूरी था कि हम खान को बताते कि भई आप अकेले नहीं हैं, हम हैं, हम पीछे पूरी कौम खड़ी है आपके, आपने जिस कौम में इतने साल इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको ऐसे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारा घर से निकलना ज़रूरी था और मैं किसी को ये बात शायद पता नहीं है लेकिन मैं सबसे पहले जो प्रोटेस्ट पे गई थी, जो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, वो इमरान रियाज खान के लिए प्रोटेस्ट जो था उस पे गए थे जब उनको पहले उन्होंने अब्डक्ट किया था। वो मतलब मुझे वो बहुत पसंद थे, वो बहुत अच्छा बोलते थे, तो मुझे इस चीज़ पे इतना सख्त इरिटेशन हुई कि किसी बंदे को आप उठाकर ले जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोलता है। तो तब मैं पहली दफा निकली थी और तब मैंने वो पहला अपना इंटरव्यू दिया था जो वायरल हुआ था कि आप सब कुछ कर जाएं और आपको कोई कुछ ना कहे और हम बोले भी तो क़यामत आ जाए, हमारे बोलने पे आप हमारे पीछे पड़ के हमें घरों से उठा लें। तो तब लगा कि इस मुल्क में तो अजीब तमाशा चल रहा है। अगर आप अपने लोगों को हमारे पास असलियत तो नहीं है ना, अगर आप अपने लोगों को एक बोलने का हक भी नहीं दे रहे, आप ये बता रहे हैं उन्हें कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारा जब दिल करेगा हम तुम्हें से किसी के घर भी घुस जाएँगे। ना दिन देखेंगे, ना टाइम देखेंगे, ना कोई पर्दा देखेंगे, ना कोई इज़्ज़त देखेंगे किसी के घर भी कभी भी घुस जाएँगे। मगर तुम लोग बोल भी नहीं सकते। हमारा जब दिल करेगा आप ये देखें कि 2 ढाई साल हो गए 9 मई से पहले भी हर दफा पीटीआई घर से अपने बाहर पाँव रखने का कह देती थी, 144 लग जाती थी, जो शेल पड़ते थे, जो मारे पड़ती थी। भाई आप क्यों किसी को इस तरह मार रहे हैं? क्यों लोगों के घरों में घुस रहे हैं? और फिर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है रिएक्शन नहीं आएगा? इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि मोहब्बत बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली नफरत बढ़ेगी ना, जब आप लोगों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे और वो भी एक जायज़ हक बात पे।
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई पसंद नहीं है, आप चाहते थे पूरी कौम मुझसे नफरत करे। वो क्यों करती? अब अगर मुझे कोई पसंद ना हो तो मैं जबरदस्ती किसी को घर से उठा के ले जाऊंगी भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, तुमने कैसे पसंद कर लिया? हर बंदे, आप घर में रहते हो, बहन भाइयों की चॉइस एक जैसी नहीं होती। अभी जैसे मेरे फादर पीपल्स पार्टी सपोर्टर है, मैं उनको आज तक कन्विंस नहीं कर सकी, वो मुझे नहीं कर सके। तो एक घर में रहते हुए माँ बाप बहन भाई की अपनी अलग अलग चॉइसेस होती है, तो आप पूरी कौम को कैसे डिक्टेट कर सकते थे कि जी हमें सही नहीं लग रहा तो इससे भी नहीं सही लगे अब। लेकिन वैसे आपके वालिद साहब ने साथ बहुत दिया आपका, आपको पता है इस बात का भी, राइट? कि कोई शक नहीं। मैं चाहता था कि आपके वालिद साहब होते, हम उनसे भी 2 मिनट के लिए बात करते। अच्छा, आप दोनों ने सारे टाइम में उन्होंने मुझे इस तरह सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी एक दफा ही नहीं कहा कि तुम्हारी पार्टी की वजह से मुसीबत पड़ी है मेरे सर पे, मैं शहर शहर जलील हो रहा हूँ, तुम छोड़ो इसको। मतलब वो पहले खान साहब के बहुत अगेंस्ट बोलते थे, मगर इस सारे टाइम में वो बेचारे, मैं यही सुनते मुझे नजर आए कि अभी मेरी बेटी की चॉइस है, वो जिसको भी पसंद करती है, ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे ये ऑफर है, ये ऑफर है, मुझे ये बंदा कह रहा है, ये बंदा इस तरह कह रहा है। बस वो कहते थे तुम्हारा दिल जिसमें खुश है, जो तुम करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि तुम इसको छोड़ दो या उसको छोड़ दो, जैसा दिल करता है तुम्हारा करो। तो वो मेरे लिए हर जगह वो पहुंचे, उन्होंने हर जगह फाइट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा अतीक, बल्कि और सनम आपसे भी यही वाला सवाल होगा, लेकिन अतीक पहले आपसे। यू वर इन जेल, योर वाइफ वाज इन जेल, बच्चों से मुलाकात नहीं हो रही है, जेल की एक अपनी सख्तियां हैं, जेल की एक अपनी चीज है, जाहिर आप आजाद नहीं है। सबसे मुश्किल चीज क्या जेल में रहते हुए? बीवी से दूरी, बच्चों से दूरी, इस पूरे सिस्टम की के सामने लाचार हो जाना। व्हाट वाज द थिंग के सबसे मुश्किल चीज क्या था? मैं आपसे अतीक, एयरपोर्ट से रेस्ट हुआ ना, और जब पुलिस आई सर्वर रोड थाने वाली वहां से लेने मुझे, तो जब पहली दफा हथकड़ी लगी ना, तो वो पहले 4-5 मिनट मुझे जरा अजीब सा लगा कि यार ये क्या बकवास है। फिर मैंने समझ लिया, सोच लिया कि यार जितना भी दिन है, और मुझे लगता था कि मैं 15-20 दिन का मेहमान हूं उनका, क्योंकि मेरे पे ज्यादा कुछ क्या डाल लेंगे बेचारे। तो बहरहाल वो 5-10 मिनट मुश्किल थे। उसके बाद जब मैं जेल में गया ना, तो मैंने हालात देखे लोगों के। तो यार मैं ना फाइनेंशियली, तो आपको पता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में, और 19 साल मैंने टीचिंग की है, तो ठीक है, मुझे वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मसला नहीं था, मेरी ब्रेड एंड बटर चल रहा था। मैं जेल में भी था तो कोई मसला नहीं था, और फिर इसके बाबा जरा फाइनेंशियली ज्यादा साउंड है, तो वो हम दोनों का ये मसला नहीं था कि घर कैसे चल रहा होगा। जब मैं जेल में गया ना, तो मैंने देखा लोगों के ना 40,000, 30,000, 50,000 कमाने वाले थे मेजोरिटी, मतलब मोर देन 70% लोग ऐसे थे जो 50,000 तक अर्न करते थे। तो मैं देख रहा था यार, इनको 3-3, 4-4 माह हो गए हैं, इनके घर कैसे चल रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मेरी पहला बात ही वहां पे जाती नंबर्स पे। तो मैंने कहा था यार इनके घर कैसे चल रहे होंगे, इनकी सेविंग्स भी नहीं होंगी, तो तबाह हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं खुद अगर शक्ल बना के बैठा डिमोटिवेट हो गया, तो इनको कौन मोटिवेट करेगा। तो फिर वो जब मुझे देखते थे कि यार इसकी मैसेज भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो ये थोड़ा सा परेशान नहीं हो रहा और ये हमें मोटिवेट कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा वो भी रिलैक्स हो रहे थे। मैं कोशिश करता था कि अंदर वाले रिलैक्स हो जाए। हाँ, एक मसला तब हुआ था कि जब हम दोनों अरेस्टेड थे, तो बच्चे जो थे वो इसी के अपने नाना नानी के पास थे, और वो फिर हमारे पीछे भी आते थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सनम के केसेस देखें, और मेरे ना, मैं फिर अपने एक फ्रेंड था, ऑफिस का लड़का था, उसको मैं कहता था कि वो जो हफ्ते में एक मुलाकात होती थी, जो खाना शाना वो ले आए करे, ताकि थोड़ा सा मसला ना हो। लेकिन वो फिर भी आ जाते थे, इसके पेरेंट्स मिलने मुझे ना, मेरी डेट पे भी आ जाते थे। तो उन्होंने बड़ा अफेक्ट हुए वो हमारी सारी सिचुएशन से। बच्चे तो ऑब्वियसली हुए, लेकिन जब हम दोनों अंदर थे, तो सनम को नहीं बताया था कि हमारी बेटी का ना फ्रैक्चर हो गया था, बाजू फ्रैक्चर हो गया था। तो सनम को नहीं बताया था, मुझे भी बता गए थे कि फ्रैक्चर हो गया है, 3 वीक्स के बाद अब वो होगा, जो भी सेटल होगा। तो इसको नहीं बताया था, इसको काफी लेट बताया था। फिर उसके बाद वो खबर मिली, वो थोड़ा टाइम गुजरा। उसके बाद हुआ क्या कि 4 माह बाद नवंबर में फिर मुझे घर वालों ने आगे बताया कि मेरी बहन जो है मेरे से बड़ी है 2 साल, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया था। तो वो उन्होंने मुझे बताया 1 माह बाद, जब उसके कीमो शीमो स्टार्ट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर रही है। और एक अंकल फोत हो गए थे, और अंकल की डेथ हो गई थी, और बहन का ना जो कैंसर डायग्नोज हुआ था, उन्होंने मुझे 1 माह बाद बताया, जब कीमो शीमो स्टार्ट हो गई और रिकवरी फेज पर वो आ गई थी। तो वो जरा एक मेरे लिए जरा टफ टाइम था। लेकिन मुझे देख के लगा नहीं लोगों को जो मेरे साथ थे कि मैं मुश्किल में हूँ, या ठीक है, अल्लाह ने हिम्मत भी दे दी। नहीं, वो तो लोगों को नहीं लगता। आपके अपने लिए सबसे मुश्किल चीज क्या थी? मेरा बेसिकली ये सवाल था। वो तो हमें नहीं लगा कि आपको मुश्किल में है, ये तो मुझे पता है, ये तो वक्त गुजर गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन सी चीजें जो आपको लगा यार ये बस ये बड़ी मुश्किल है, मतलब कि बहुत हार्ड कोई चीज।
जेल में मोबाइल नहीं मिला, वो बड़ा मुश्किल लगा होगा इसको। अब मैं फोन बड़ा यूज करता था, मैं ना क्योंकि स्टॉक मार्केट भी देखता हूँ, तो जब तक हाँ, स्टॉक चल रही होती है फोन मेरे हाथ में होता है। फिर मेरी क्लासेस भी जो होती है ना, वो फेस टू फेस भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, डबल क्लास चल रही होती है। तो वो भी, तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था। तो मैं जब वापस आया ना, तो मेरे जो कुलीग्स थे वो कहते यार बाकी बातें तो बाद में, तूने फोन के बगैर इस तरह कितना टाइम गुजार लिया। तो मेरा कोई अराउंड कोई 13-14 आवर्स स्क्रीन टाइम था। तो लेकिन मिस ने जो किया सबसे ज्यादा किया, फिर बच्चों को किया। मेरा जरा उल्टा है, और बच्चे में नाज भी रहते हैं। बच्चे पूछते ना सन कौन है ज्यादा, हम दोनों में से। मैं कहता हूँ मामा ज्यादा पसंद है। तो बच्चे फिर ना वो मेरे से करते हैं, उनको मैं तंग करते हैं इस तरह से। अच्छा सनम, फॉर यू आई नो वी हैव ऑलवेज सीन यू स्माइलिंग। लोगों को बहुत एतराज था कि बैठी जेल में भी है, इसके आईब्रोज भी बने हुए हैं, और ये जो भी खवातीन की चीजें होती है, जो भी इसको कहते हैं, मुझे जाहिर है डिटेल्स नहीं पता इन तमाम चीजों की। तो एक तो मैं जाहिर है मैंने लोगों को बताना चाहा कि एक्चुअली जेल के अंदर भी एक ब्यूटी पार्लर होता है, एक वो सलून होता है, वो जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, ये समझाया। एक तो उसके बारे में आप खुद भी थोड़ा सा बताइएगा कि आप हमेशा तैयार होकर क्यों निकलती थी, इसके बारे में जरूर बताइएगा, लोग जानना चाहेंगे, ठीक है, आपकी जुबान। अच्छा दूसरा ये ये, बड़ा नहीं नहीं, एक जी, बात, जी। एक और सवाल ले लें, किसी के साथ ले लें, फिर आप जवाब दे दीजिए कि ये तो हमने देखा आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए, एक वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो जनाटेदार थप्पड़ था इस पूरे निजाम के ऊपर। मतलब मेरे पास इसके ज्यादा कोई शाइस्ता अल्फाज नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अतीक रियाज साहब की तरह, तो मेरे पास ऐसे ही अल्फाज है। तो मुझे बताइए कि वो तो था, लेकिन कुछ तो मुश्किल था ना सनम, वो क्या था जो सबसे मुश्किल था? ये और वो वाली दोनों बातें। अच्छा, पहली बात तो ये कि जेल में ना कॉलर भी होता है और सिलाई स्कूल भी होता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल वहाँ पे आम औरतें क्रिमिनल जो होती हैं, उनको वो ये नहीं कहते कि आप बाहर जाके फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज ही करें। वो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उनको वो एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग वगैरह सब सिखाते हैं, और कॉलर में भी उनको कोर्सेज वगैरह करवाते रहते हैं। और ये टेफ्टा वालों की तरफ से होता है, वहाँ पे आप ये सब कोर्सेज कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ताकि वो बाहर जाके कुछ अपना मेहनत कर सकें और जायज तरीके से कमा सके। तो ऑब्वियसली, और लड़कियां तो वैसे ही उनको ये सब चीजें करनी आती होती है। अगर पार्लर नहीं भी हो तो इतनी, मतलब मुझे तो खैर नहीं आती, लेकिन हर लड़की इतनी बेकार नहीं होती तो उसको आईब्रो भी ना बनानी आती हो। तो ये काम तो लड़कियां आपस में भी कर लेती हैं, ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस पे बंदा खबर ही लगा दे कि ये जी आईब्रो बनी हुई थी। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो जेल में हर किसी में पार्लर होता है। और दूसरा जो मुश्किल होता है जेल में, वो ये होता है कि आप बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे रखा होता है। अब किसी के साथ आपकी वाइब मैच कर जाती है, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, किसी के साथ नहीं होती, चाहे आप जितना ट्राई भी कर लें। फिर आपको लेकिन मजबूरी ये होती है कि रहना आपको इकट्ठा ही होता है। और दूसरा, ये मुझे बच्चों की तरफ से बहुत परेशानी रहती थी, क्योंकि अम्मी अब्बू, आपको पता है, मेरे वो इधर कभी किसी को कभी किसी को, तो बस मेरा ध्यान जो था वो बच्चों की तरफ रहता था, स्पेशली मोहम्मद की तरफ, क्योंकि वो छोटा है। तो मैं कहती थी पता नहीं है ना निकल जाए। तो इस तरह की बच्चों वाली परेशानियां भी रहती थी। और ये जो जबरदस्ती जो हर किसी के साथ रहो और बात करो, क्योंकि मुझे मेरा इतनी जल्दी किसी के साथ मेरा नहीं दोस्ती होती, और मुझे इतना मैं बातचीत भी नहीं कर पाती अगर मुझे ना लगे तो। मतलब मैं अब ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं नहीं कर सकती किसी से बातचीत, फिर मुझे नहीं पसंद तो मैं कहूँगी मैं सियासतदान बाय नेचर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी सियासतदान नहीं हूँ। तो ये मुश्किल था, लेकिन फिर उसमें आसानी ये थी कि डॉक्टर यास्मीन थी, तो उनके साथ अच्छा टाइम मेरा गुजर जाता था। पता नहीं क्यों बस मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता था। वो गाइड भी करती रहती थी, उनके साथ फिर ठीक रहता था। बाकी मुश्किल ये होता है कि जबरदस्ती के लोगों के साथ जो आपको रहना पड़ता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। हम नहीं पूछेंगे कि वो जबरदस्ती के लोग कौन थे, हम बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे इस बारे में आपसे, और क्योंकि उन लोगों के बारे में हम नहीं पूछेंगे हम, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि सब ज्यादा किसके साथ बनी। तो उनमें से एक यास्मीन राशिद साहिबा थी जिनके साथ आपकी सब ज्यादा बनी, और अभी इतने मुश्किल वक्त में किसने सब ज्यादा साथ दिया? जेल के अंदर की बात करूं, जेल के बाहर तो ठीक है ना, आपकी फैमिली थी।
मेरी जेल में बहुत लोगों से बहुत दोस्ती थी। मेरी डॉक्टर यास्मीन से बहुत दोस्ती थी, मेरी आलिया से बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरी सुमैया से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मेरी मरियम से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मेरी रोहीना से बहुत अच्छी दोस्त थी। ये मेरे इन सब से रुबीना, रिज़वान, फ़हमीदा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फरज़ाना सरवर, मतलब हम लोग बहुत गपशप करते थे, हमारा बड़ा अच्छा टाइम पास होता था। तो बहुत दोस्तियाँ भी थी, ऐसा नहीं था कि दोस्तियाँ नहीं थी। मेरी आयशा भुट्टा से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, हम बड़ी गपशप करते होते थे। तो मतलब बहुत सारी दोस्तियाँ भी थी, लेकिन फिर बीच में आपको पता है ऐसा भी होता रहता है कि कुछ जैसे बाहर चीज़ें होती रहती हैं तो उसका फिर इम्पैक्ट घर पे भी मतलब अंदर भी आता है ना, जेल में भी आता था उसमें। तो हमें इतनी आदत पड़ गई हुई है घर-घर कहने की, हम जेल को ही घर कहते रहते थे। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। मेरे घर वाले मतलब कपड़े बेचते रहते थे, मेरी अम्मी को ये लगता था कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा कि मतलब ये जिस तरह ये थोड़ी खुश रहे, वो बेचारे मुझे जेल से तो निकाल नहीं पाते थे। तो मैं भी वो मेरे लिए कपड़े बेचती रहती थी हर वक़्त ना, कपड़े बेचती रहती थी। तो एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक जोड़ा भेजा तो वो मैं कहीं पेशी पे गई और वापस आई, मैंने चेंज ही नहीं किया। तो आलिया मुझे कहने लगी, "सना, तुमने नया जोड़ा घर में ही पहन लिया है।" मुझे इतनी हँसी आई, इतनी देर तो हँसती ही रही। मैं कहा, "आलिया क्या मतलब घर में पहन लिया, घर नहीं जेल है।" कहती है, "ओहो! वही मतलब तुम चेंज करो ये इसको।" तो मैंने कहा, "आपने बिल्कुल मेरी ना अम्मी वाली बात की है कि अम्मियाँ नहीं जिस तरह बच्चों को कहती है, तुम नया जोड़ा घर में पहन के घूम रही हो।" हम इतने यूज़्ड टू हो गए हुए थे कि हम बाहर जाते थे, तो वापस आते थे, कहते पता नहीं हम घर वापस कब जाएँगे। हम कहते थे, "ओहो! मतलब जेल वापस कब जाएँगे?" मतलब हम इतना ज़्यादा रहे हैं जेल में। अभी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ 14 महीने पता नहीं हमने वैसे कैसे गुज़ार लिए, लेकिन अच्छा, मैं अगर इसको मैं अब थोड़ा-सा आगे लेकर चलते हैं। आपने कहा कि मैं सियासी बिल्कुल भी नहीं हूँ और ये तमाम चीज़ें। अतीक, आप भी यही कहेंगे कि मैं सियासी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब इफ आई रियली आस्क यू नाउ, मेरी तो कंपनी का डिप्लोमेट है। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखता हूँ, लोकल पॉलिटिक्स भी नहीं, देखता हूँ, मैं जानता हूँ। तो मैं नहीं, मैं नहीं, अब तो मैं 2009 सवाल से ना पीटीआई पॉलिटिक्स के सपोर्ट, जब आईएसएफ वाली नई बनी थी ना, तो मुराद और फरूक हबीब और कासिम सुली का हमारे गोल था आईएसएफ में, तब ना वासिफ रऊफ, बहुत पहले की बात है, हाँ, हाँ, 2009 हाँ। की। तो खान साहब को हमारे ना अकाउंटेंसी कॉलेजेस हैं 3 साथ-साथ ना, वहाँ पे लेके गए थे खान साहब को 2009 से। तो मैं तो तब से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट मैंने हमेशा ऐसे किया है कि जब फाइनेंस मैं पढ़ाता ही फाइनेंस हूँ, तो मेरी हर क्लास में इसाक डार साहब होते हैं, हर क्लास में। और आईटी के मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हुए हैं 4-5 खुद से। तो मुझे तो बड़ा हुँ, दुख होता है कि हमारी लीडरशिप उस पर बात नहीं करती। लेमैन को नहीं पता कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्या हैं, वर्किंग कैपिटल पेमेंट्स क्या हैं। खान साहब ने जो ज़रूर। लॉ किया था $48 पे, वो नहीं पता लोगों को। फिर उससे हुँ, ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि चले वो भी है, अब जो सोलर, जो पंजाब पैसे देता था, जिनका पैसे हैं, जो परचेजर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सोलर पे कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये भी फ्यूचर में जाके इतना ज्यादा मुसीबत पड़ने वाली है कैपेसिटी पेमेंट्स की, मजीद पड़ने वाली है। अभी लोगों से बिल नहीं दिए जा रहे, और फ्यूचर में और ज्यादा मसला पड़ जाएगा, सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज भी कन्वर्ट होने लगी हैं सोलर पर। पहले तो हुँ। रेजिडेंशियल कनेक्शंस कन्वर्ट हो रहे हैं सोलर, अब इंडस्ट्रीज होने लगी हैं। तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है इतनी, कौन करेगा फिर? तो मुझे लगता है ठीक। कि बड़े नहीं, आपका मेरा मतलब ये था कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं आपकी बात समझ गई, इसको समझ नहीं आई होगी। ये इसमें ख़ुसूसियत है। इसको कोई पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये बैठ भी सकता है, ये बातचीत भी कर सकता है, ये मुँह भी सही रखेगा। अगर मुझे कोई पसंद नहीं है, तो वो मैं चाहे जितना मर्ज़ी ना बताना चाहूँ, मेरे मुँह से ही पता चलेगा कि मुझे नहीं अच्छा, पसंद है। मेरा सवाल पता है क्या? मैं सवाल बताता हूँ। अब मैं सवाल को वो करता हूँ। असल में सवाल की तरफ आता हूँ। एनी प्लान्स टू कम इनटू पॉलिटिक्स, अतीक? फर्स्ट आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू कि आपको लगता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको सियासत में आना चाहिए? आपके पास इतना नॉलेज है, ज़ाहिर है फाइनेंस से रिलेटेड, और उसमें होना चाहिए। और यही सवाल सनम आपसे है, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से करूंगा। पहले अतीक आप जवाब दें। क्वेश्चन वो हाँ, ब्रेक हो गई थी आना चाहिए। आवाज, लेकिन बस लेकिन नहीं, बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, तो देखें, हम आप दोनों में से अगर, जी जी, आपकी तरफ आपकी। नहीं मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, जब एक फैमिली में दोनों फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे ना, तो घर कौन चलाएगा? बच्चों को किसने देखना है? बच्चों का स्कूल आना जाना, फिर उसके बाद घर चलाना है, तो कुछ अर्निंग्स भी करनी है। फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारे पास तो वो उतने रिसोर्सेज नहीं है कि बिलियंस पड़े हुए अकाउंट्स में और हम चलाते रहेंगे। तो बस ये कह रही है, मैं नहीं आऊंगा। और लेकिन ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीटीआई में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जेल वाले बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं जो अब पोजीशंस पे भी हैं डिफरेंट।
मतलब लाहौर के लेवल की पोजीशंस पे है, तो उनसे बात होती रहती है, तो उनको कुछ वो मेरे से बात करते रहते हैं कि अच्छा ये हो गया तो क्या करें, ये तो वो पूछते रहते हैं, तो डिस्कशन होती रहती है। तो बस मेरा यहाँ तक इनपुट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर भी चलाना है। तो मैं तो अभी 14 माह हुए, अभी दोबारा स्टार्ट किया है थोड़ा सा, तो और इसके केसेस देख रहे हैं, तो बस यही करें कि पॉलिटिक्स मैं नहीं करूंगा। हाँ, तो इन्होंने तो कह दिया भाई यही, वोटर था, वोटर दूंगा। ओके सनम, इन्होंने तो कह दिया कि यही करेगी पॉलिटिक्स, मैं नहीं करूंगा। और डू यू रियली थिंक कि आप मतलब एक तो होती है ना रिजर्व सीट की बात है जिसमें आपका रिजर्व सीट में नाम भी आया, ये तमाम चीजें हुई। एक होती है मतलब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, ग्राउंड पॉलिटिक्स, कि आप सड़क पर निकलें, लोगों से वोट लें। मैं सनम जावेद पीपी फलाने फलाने में या एनए फलाने फलाने में आपकी आपकी मेंबर हूं और आप मुझे वोट करें वगैरह वगैरह। डू यू इमेजिन डूइंग दिस इन द कमिंग इलेक्शंस सनम, और डू यू वांट टू डू दैट? दैट्स अनदर क्वेश्चन। अच्छा, जो कैंपेन की आप बात कर रहे हो, मैंने मियां अकरम उस्मान साहब की कैंपेन की है पहले भी, नहीं नहीं क्योंकि अपनी, नहीं आप अपनी अपनी आपकी बात। ठीक है, कर सकते हैं तो अपने लिए भी कर लेंगे अगर करनी होगी तो। मुझे तो 119 का बड़ा दुख है, वो टिकट का है, मेरे पेपर्स इतने लेट एक्सेप्ट हुए कि वो टिकट का कोई इशू हुआ, वरना मैं तो बड़ा डेस्परेटली कंटेस्ट करना चाहती थी। मुझे था कि बेशक मैं भी हारती, मगर मुकाबला तो करते ना, लड़ते तो सही, देखते फिर बिल्कुल। आगे जो भी होता। तो मुझे तो था कंटेस्ट करने का, मगर वो जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे शौक था। मतलब अभी मुझे मेरे बाबा बता रहे थे कि जो हल्का है 119 वाले, वो बार-बार पूछते हैं कि जी आप अपने हल्के में कब आएँगी? तो वो तो मैं क्योंकि अभी अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ, तो मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी अपने जो हल्का है जहाँ पे 119 वहाँ तो ज़रूर जाएँगे। उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे वहाँ पे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उन्होंने सारे टाइम में। और फिर जिस तरह उन्होंने शहजाद फ़ारूक साहब के भी लिए किया, मेरी अम्मी जो है वो खुद कैंपेन में जाती रही उनके लिए भी, तो उस पूरे बड़ा सपोर्ट किया हमें, तो वहाँ जाना तो चाहिए। अच्छा, मेरा यही इसी सवाल को मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो यानी कि आपका ये मतलब है कि आप जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आने के लिए अब तैयार हैं। अतीक, आप ये कहते हैं कि दोनों में से एक आएगा, और सनम जो है वो प्रैक्टिकली जो पॉलिटिक्स है। मैं रिजर्व सीट्स की तो एक अलग बात है ना, वो तो ठीक है, वो तो आप डिजर्व करती हैं, आपको मिलनी चाहिए। जी पॉलिटिक्स तो वही है जो आप लड़के जीतेंगे, तो जो लड़के हाँ जीते हाँ, हैं तो वो तो एक अलग बात है ना, ये वाली तो मेरा बात मतलब है, मेरा मतलब रिजर्व सीट आप डिजर्व करती हैं। मतलब जाहिर, मैं ये कहता हूँ कि अगर रिजर्व सीट आपको मिले तो आप फुली डिजर्व करते हैं उसको, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें आए तो ये वाली बात आ गई। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं अब सनम, हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि सनम जो है एनए 119 या कहीं से भी खड़ी होती हैं और इलेक्शन जीत जाती हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत है और सनम को कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है, मिसाल के तौर पर कोई भी XYZ, वी डोंट नो, कोई भी मिल जाती है। व्हाट वुड यू डू टू मेक श्योर कि जो आप पर इतना बुरा वक्त और मुश्किल वक्त गुजरा है, आप कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिक्स इसलिए कर रही है ना कि ताकि लोगों की मदद की जा सके, लोगों को बेहतरी लाई जा सके, या ये पर्सनल गेम के लिए तो नहीं करनी। तो क्या वो चीजें हैं जो आप चाहेंगी कि दो चार चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे साथ हुआ शायद कभी किसी के साथ ना हो, या इस मुल्क में ये दो तीन चीजें जो मैं कहती हूँ ये बस ठीक हो जाए? मेरे पास प्लान बेशक ना हो, सब प्लान बेशक। ये जो सबसे पहले रिफॉर्म की जरूरत है ना, वो हमें पुलिस में, जो पुलिस का रोल है ना इस सारे काम में, वो इतना घटिया है, मुनासिब लफ्ज़ मेरे पास भी नहीं है, मगर वो इतना घटिया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं पहले भी मैंने ये बात कही कि बेशक आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपकी एक तरबियत होती है, आपका एक घर का माहौल होता है, आपने अपने घरों में माएँ बहनें बेटियां देखी होती हैं, तो आप सिर्फ ड्यूटी का टैग लगा के किस तरह किसी के साथ इतना जुल्म और ज्यादती कर सकते हैं। मतलब जिस तरह गिरफ्तारियां की लिबर्टी से, मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि कोई शर्म हया वाला बंदा, खानदानी बंदा, माएँ बहनें बेटियां रखने वाला बंदा ये इस तरह गिरफ्तारियां कर सकता है। फिर जो ये थानों में रवैया रखते हैं, थानों में जो सलूक करते हैं, आप सोचे हैं कि अगर आप लिटिल रोड पुलिस स्टेशन चले जाएं, वो पहले वो एक वजीर एक पहले भी जो वजीर आला खैर से थे शोबाज, उससे बाद भी अब जो मोहतरमा आई हैं फोटोशूट वाले, ये वजीर आला दोनों हर थाने में पहुंचे होते थे जी, रिफॉर्म्स करने लगे हैं और रिवैम्पिंग चल रही है ये वो, और एक्चुअल हालत ये है कि इनके आने से पहले वो 2 ब्रश पेंट के मार देते हैं और अंदर वही गंदगी गलाजत है, जमीनों पे सुलाते हैं वो, और एक ही जगह पे वो सारी नशे वाली औरतें भी बंद कर देते हैं, और वो सारी रात में वो जो नशा करके वो करती हैं वॉमिटिंग और ये वो सब, उसी में आपको भी बंद रखा होता है, उसी में वो भी होती हैं, और एक ही जमीन पे पड़े हुए सब, बाथरूम कभी धुलाते नहीं है। अगर उनको कहो कि भाई ये धुला हुआ है धुला दें, तो वो कहते हैं घर से अपने आप चीजें मंगवा दें। पुलिस स्टेशन की बुरी हालत है, पुलिस की अपनी खुद की बुरी हालत है। मतलब ये कोई भी पेपर
जब हमें इन्होंने गुजरांवाला वाले केस में इन्वॉल्व किया तो हम सोचते होते थे कि गुजरांवाला में तो सजाएँ भी होगी, ट्रायल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें यहाँ पे किस तरह लेके जाएँगे? मगर यहाँ पे आप कानून का जैसे मर्ज़ी मज़ाक बना लें, जैसे मर्ज़ी अपने फ़ायदे के लिए उसे खेल लें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अदालतों का सिस्टम देखें, 1.5 साल से हमें सुना रहे हैं, इनको सज़ाएँ नहीं हुई, सज़ाएँ नहीं हुई। हमने तो जज को नहीं रोका हुआ ना, या हमने तो पुलिस को नहीं रोका हुआ। भाई चालान ही पेश नहीं करते, 1.5 साल हो गया, अभी तक चालान ही नहीं बना लोगों के। उनके पास देने को है कुछ नहीं, तो क्या चालानों में लिख के दें? एविडेंस है कोई नहीं तो क्या दें? और जज से आके टाइम माँगेंगे, जज साहब वो जी आज हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। जज कहेंगे जय जी 7 दिन बाद आ जाइएगा, 10 दिन बाद आ जाइएगा। वो टाइम गेन करते जाते इनको कोई वार्निंग नहीं। और अगर इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप करें भी, इनको एक वार्निंग मिलकर छोड़ देते हैं। उनको पता है हमें सज़ाएँ ही नहीं मिलनी, हमें कभी किसी ने पूछना ही नहीं है। जो हमको पता नहीं हमने उनके साथ मिल जाना है, किसी ने भी हमें ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। सबने हमें अपने साथ मिलाकर हमें इस्तेमाल करना है, लोगों को टारगेट करना है, तो हमें क्या ज़रूरत है ठीक होने की? तो सबसे पहले रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो है ना वो पुलिस में है। पुलिस को सबसे पहले ठीक करें। चलो, उसको अब ये ठीक करना आप चाहिए। जब भी कभी इंशाल्लाह आप इस तरह आएंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अब रिकॉर्डेड बात है, अब आपने इस पर जरूर कोशिश करनी है, ठीक है? ये तो वैसे तहरीक इंसाफ का मंशूर भी है, तो लेकिन आप अपनी पर्सनल हैसियत करनी। अतीक, आई नीड एन ऑनेस्ट आंसर नाउ। अतीक, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। हाउ आई मीन अ ब्रूटल ऑनेस्टी यहाँ पर मुझे चाहिए। एक शख्स, एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो इस कौम के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, सीए क्वालिफाइड है, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और ये तमाम चीजें होती है। और उसके साथ ये जो पूरा हुआ 14 महीने में जो हो चुका, क्या कोई गिला है रियासत से, रियासती महकमे से, किसी अदालत से, किसी और महकमे से, कोई ऐसा गिला? अतीक, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, आपसे सवाल है ये। मुझे ना अपने हद तक गिला नहीं है। ठीक है, हुआ मैंने ना मुझे ना ये मैं जो रहा हूँ ना 7.5 माह, तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में ना बड़ा कुछ बेहतर, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। मेरा तवक्कुल थोड़ा बढ़ गया अल्लाह पर। फिर उसके बाद मैंने लर्न बहुत किया है। पुलिस सिस्टम देखा, जेल का सिस्टम देखा, जुडिशरी का सिस्टम देखा, तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया है और देखा है कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मेरे 7.5 माह अंदर रहने से अगर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं, तो इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट आएगी तो मैं अपनी इनपुट दूंगा कि यार ये प्रॉब्लम्स मुझे लगी हैं और इस पे आपको काम करना चाहिए। जुडिशरी में कहाँ पे काम होना चाहिए, कितने पेंडिंग केस हैं, कितना। लेकिन हमारे पास मॉडल्स हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, आपने उठा के एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज्यादा इसमें। तो पुलिस में, जेल में, जुडिशरी में मुझे तो बहुत प्रॉब्लम्स नजर आई हैं, मैंने बहुत आइडेंटिफाई की है इस पूरे सिस्टम में रहते हुए। तो फिर जब अपनी गवर्नमेंट आएगी तो मैं इनपुट जरूर दूंगा, इतना मैं करूंगा कि इनपुट जरूर दूंगा। सनम के थ्रू आपको आ जाएंगे इनपुट, मैं इनपुट जरूर दूंगा आप लोगों को कि यार ये मुझे प्रॉब्लम चली है, इनको आइडेंटिफाई मैं कर दूंगा और फिर इम्प्लीमेंट तो लॉ मेकर्स ने करवाना। तो वो है ना, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। मैंने एफए किया, एफए करने के बाद मैंने 6 साल पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, और उसके बाद मैंने उसको 19 साल प्रैक्टिस किया, तो अब मुझे समझ आई है थोड़ी सी फाइनेंस की, 100% नहीं आई। अब मैं फाइनेंस पढ़ के, एफए के बाद में फाइनेंस पढ़ के मैं कहूँ जी मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग करूंगा, मैं इंटरनेशनल लॉ को देखूंगा मैं, या मैं डिफेंस को देखूंगा। तो ऐसे नहीं ना होगा। ऐसे अगर मैं करूंगा तो मुल्क नहीं चलेगा। तो जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो करे, इस वजह से मुल्क नहीं चल रहा। जिसको डिफेंस का नॉलेज है वो डिफेंस का काम करे, वो वॉर प्लानिंग करे। जिसको कॉर्पोरेट फार्मिंग आती है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करे, ठीक है। जिसको इकोनॉमी का पता है वो इकोनॉमी का करे। अगर एक बंदा बैठ के सारे काम करेगा ना, तो फिर मुल्क यहाँ पे रहेगा जहां पर है आज। तो जिसका जो काम है वो करना चाहिए, फिर ही मुल्क आगे जाएगा। और अगर एक अदारा या एक बंदा बैठ के सारे फैसले करेगा कि मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट भी हूँ, मैं डिफेंस का एक्सपर्ट भी हूँ, मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट भी हूँ, मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट भी हूँ, मैं लॉ मेकर भी हूँ, तो फिर नहीं काम चलेगा। तो जिसका जो काम है वो करेंगे, लोगों को देखेंगे। तो मुझे समझ आ गया आप किसको ये बातें सुना रहे हैं कि एक ही बंदा जो अपने आप हर चीज समझता है। अच्छा खैर, तो द सेम क्वेश्चन आई एम गोना आस्क यू। मैं छोटे-छोटे दो सवाल हैं आखिरी, और मैं छोटे-छोटे जवाब लंबे भी दे सकते हैं आप। सर, हम यही सवाल आपसे, इतना कुछ हुआ है मतलब इस मुल्क में, और आपके साथ पर्सनली तौर पर आपके वालिदैन बेचारे बड़ी मुश्किल में गुजरे, बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो हो गई हैं अपसाइड। अब आपकी जिंदगी वो जिंदगी नहीं रही है जो आज से 14 माह पहले थी। आपकी जिंदगी एक मुकम्मल मुख्तलिफ जिंदगी, आप एक मुकम्मल मुख्तलिफ सनम जावेद खान है, मुझे बहुत ज्यादा यकीन है ये तमाम चीजें। और इस
इस सनम जावेद को, जो आज सनम जावेद है हमारे साथ, क्या इसको कोई रियासत से कोई शिकवा है, कोई गिला है, किसी ताकतवर हल्के से, महकमे से, इदारों से, या किसी और से? मुझे तो बेहद शिकवे हैं। मैं तो वो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैं सियासतदान नहीं, मुझे तो सख्त एतराज़ है। आप कैसे मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो देख के मुझे इतना दुःख हुआ कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हमारी कब ये रवायात थी या हमारा कब ये तरीका था कि हम फ़ख्रिया खड़े होके बताएँ कि जी हमने फलाने की नवासी भी उठा ली और हमने फलाने की बीवी भी पकड़ ली है और हमने फलाने की बहन भी पकड़ ली है। लोगों के घरों से उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ उठाना कब से फ़ख्रिया पेशकश होगी, जो आप उसको बड़े प्राउडली बताएँ कि हम कोई बड़ी जंग फ़तह कर आए हैं, हमने कश्मीर आज़ाद करा लिया, हमने इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया। भाई लोगों के घरों से उनकी औरतें उठाई हैं आपने। तो मुझे तो शदीद एतराज़ात हैं कि आपने औरतों पे दहशतगर्दियों के पर्चे किए हैं, दहशतगर्दियों के, जंग, बगावत, चोरी, डकैती, मर्डर, हम पे सब कुछ है। जब जेल में हमारे सेक्शंस वो लिख रहे होते थे हर एफआईआर पे, तो वो हँस रहे होते थे, वो कहते थे कोई सेक्शन रह गया जो आप पे नहीं लगाया इन्होंने? तो हम कहते थे मंशियात रह गई है, कोई भरोसा नहीं, बाहर निकले तो जेल में कोई हमारी गाड़ी में कोई पैकेट भी रख दो और कहेंगे मंशियात रह गई थी, उसपे भी पकड़ लो अब इनको। तो सिर्फ एक मंशियात थी जो हमारे पे नहीं थी, बाकी हर एलिगेशन हम पे लगी हुई थी। तो मुझे सिर्फ इतना एतराज़ था कि जब आप इमरान खान को सारी जिंदगी बातें सुनाते रहे हैं कि जी औरतें इस्तेमाल करता है शील्ड की तरह, जी औरतों के पीछे छुपता है, तो आपने डर पैदा करने के लिए लोगों की खवातीन को उठाया, आपने औरतों को उठाया ना। हर बंदे का ये पहली बात होती थी कि यार वो इन्होंने तो औरतें भी पकड़ ली हैं, ये तो औरतों तक आ गए हैं, ये तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने डर पैदा करने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया, आपने औरतों को पकड़-पकड़ के जेल में डाला, जिनका कोई लेना-देना भी था। हम तो चलो फिर बोलते थे, बोलने पे भी खैर आप किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते कि जी बोलती बहुत है या सवाल बहुत करती है या लहजा ठीक नहीं है। तो फिर लहजों के पर्चे करते हैं ना कि हम नवाबजादे और हमें लहजा पसंद नहीं आ रहा। पर्चे तो आपने किए दहशतगर्दियों के। तो कितने लोग ऐसे थे जेल में जिन बेचारों जिनकी आवाज़ें भी नहीं निकलती थी, जिन खवातीन की, जिनको आदियों को पता भी नहीं था कि हम वहाँ जेल में हैं क्यों? हमने किया क्या? कोई निकली नहीं थी, कोई किसी का घर वहाँ पे कैंट में ही था, तो उसको भी उठा के ले आए। सिमिलरली लड़के भी जो थे उसी तरह, कोई बेचारा रेहड़ी वाला है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब करने वाला, कोई वहाँ से गुजरने वाला, हर किसी को उठा-उठा के बस जेल भरते रहे, आम लोगों को। और जिनके पास कोई ओहदे नहीं थे और जो ओहदेदारान थे उनको आराम से कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जी भाग जाए। जो जिम्मेदारान थे जिनको ऑन करना चाहिए था, अगर कुछ था भी तो, अव्वल तो था ही नहीं, ये सारा ड्रामा था जो आपने बयानिया 9 में ही बनाया। तो मतलब जिनको एक्चुअली ऑन करना चाहिए था, जो ओहदेदारान थे, वो तो सारे आपने उनको माफिया दे दी। तो मेरा तो शिकवा ही सिर्फ ये है कि आप हम पे कैसे सारा ब्लेम डाल के आप उनको माफिया दे सकते थे। और फिर सबसे ज्यादा एतराज मुझे जिस बात का था वो ये था कि जिस तरह आपने शहीदों के नामों को इस्तेमाल किया, वो नहीं करना चाहिए। शहीदों के नाम नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। आप अपना एक बयानिया बनाने के लिए, अपनी बात सच साबित करने के लिए, किसी पार्टी को खत्म करने के लिए या किसी दूसरी पार्टी की सियासत बचाने के लिए आप शहीदों के आप अपने पाकिस्तानियों पे, अपने लोगों पे, हम मुसलमान हैं, हमें बहुत अच्छी तरह पता है शहीदों का क्या दर्जा है। अल्लाह ने बताया हमें कि शहीदों का क्या दर्जा है। तो कोई मुसलमान जानते बूझते किसी शहीद की बेहरमती नहीं कर सकता। तो जिस तरह अपने लोगों पर सिर्फ अपने बयानियों को सच साबित करने के लिए शहीदों की बेहरमती के सर्टिफिकेट बांटे गए ना, ये इस पे मुझे बहुत शदीद एतराज है, बहुत एतराज है। सही, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक नोहा है जो आपने बयान किया है और ये नोहा जो पूरी कौम का है। वैसे बाय द वे आखिरी सवाल है सिर्फ, और वो ये अतीक, फर्स्ट यू एंड देन सनम, मेरा आपसे मुख्तलिफ तरीके से सवाल होगा लेकिन सवाल ऐसा ही है। और वो ये उम्मीद कहाँ पर है ये तमाम चीजें हो जाने के बावजूद? अतीक, वेयर इज द होप? इज देयर अ होप और यू थिंक कि बस खत्म हो गई है उम्मीद? देखिए, मुसलमान के पास उम्मीद होती है, उम्मीद रहनी चाहिए, उम्मीद है इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि खान साहब जब आएंगे तो ऑब्वियसली मैं ना, क्योंकि मैं बिल्कुल खान सपोर्टर उसका नहीं हूँ, तो ब्लाइंड मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ना सोचता हूँ सारी साइड्स ना। तो मैं सोचता था ये कि 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो जब रजीम चेंज किया ना, तो उससे पहले लोगों को ये लग रहा था कि मागे महंगाई बहुत होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, घर नहीं चल रहा। लेकिन मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता था कि खान साहब की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे खान साहब, तो मुझे लगता था कि जब अगला इलेक्शन होता है, ये रजीम चेंज ना करते, तो खान साहब को शायद 25 से 30 सीट्स मिलती। मेरा जो एनालिसिस था इससे ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लोग समझते थे खान साहब ने महंगाई कर दी, उनको नहीं पता था कि कोरोना की वजह से क्या हुआ। वो कंटेनर्स जाके ब्लॉक सारे उधर यूरोप में चले गए, अमेरिका जाके रुक गए, वो
ट्रेड की प्राइसेस क्या हो गई और इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो कहाँ पे चलेगी, लोगों को नहीं पता, एक लेमैन को नहीं पता। लेकिन मुझे लगता था खान साहब जो काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता था कि और अगर 5-1 साल ही चलती ना पॉलिसी, जो खान साहब की पॉलिसी थी, 5-1 साल चलती तो हमने अपने पाँव पे खड़े हो जाना था और हमारा तो उसी नेक्स्ट ईयर में ही करंट अकाउंट सरप्लस हो जाना था, हमारे पास डॉलर नेट ज्यादा होने थे। ठीक है, वो जो कोरोना के बाद वो आया ना, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, हमारा इंपोर्ट्स बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो अगर 5-1 साल चलती तो हमने अपने पाँव पे खड़े हो जाना था। अब ये रजीम चेंज के बाद फिर हम वहां पे जीरो पे आ गए दोबारा से। अब दोबारा खान साहब आएंगे तो मुझे लगता है फौरन रिलीफ वो नहीं मिलेगा जो मिलना है, हाँ आहिस्ता मिलेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो जो पहले वाली पोजीशन थी वो आते हुए अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्रेजुअली आएगा। लेकिन एक अब अगेन वो जो 2-3 साल और मेहनत करके हमने पाँव पे खड़े हो जाना था, मुझे लगता है दोबारा 5-7 साल अब हमें फिर चाहिए अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। लेकिन उम्मीद तो कायम है। उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है सनम। देखिए 8 फरवरी तो नहीं सकते, जब कुरान जो है वो सारा है ही उम्मीद पे ना। मायूसी नहीं करनी, मायूसी कुफर इसीलिए है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूसी नहीं करनी। और एक इतनी सादा सी बात जो अल्लाह ने कही है कि इज्जत और जिल्लत उसके अपने हाथ में है। आप चाहे जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आप किसी इंसान से उसकी इज्जत नहीं छीन सकते अगर अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दी है तो। ये तो ना समझने वाली बात ही नहीं है। आपकी और मेरी, इंसानों की तो ये हैसियत ही नहीं है कि वो डिसाइड कर सकेंगे कि इसकी इतने % इज्जत होनी चाहिए और इसकी इतनी नहीं होनी चाहिए। ये तो अल्लाह ने दिलों में डालनी होती है। जब हम कहते हैं कि हमें खान में उम्मीद नजर आती है, तो ये अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला है ना कि अगर हम उसकी इज्जत करते हैं या उसमें उम्मीद को देखते हैं, तो ये तो अल्लाह ने उसकी मोहब्बत डाली है लोगों के दिलों में। क्योंकि अगर अल्लाह ने ना लिखी होती तो हमारी क्या हैसियत थी कि हम उसको पसंद करते, या उसके खुद का क्या था कि अगर उसको इतनी इज्जत मिलती। ये इज्जत जिल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है और ये उसके नसीब की है जो उसको मिल रही है। आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि जी इतने % मिलनी चाहिए थी या इतने % नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मुझे तो उसमें होप नजर आती है। होप तो है। और 8 फरवरी वाली जो होप थी, आप लोग जेल में थे और 8 फरवरी को मुझे पता है कि टीवी वहां पर चल रहा था और आप भाग भाग कर यास्मीन राशिद साहिबा को जाकर बताते थे आप तमाम लोग कि हम ये वाली सीट भी जीत गए, ये वाली सीट भी जीत गए, ये वाली सीट भी जीत गए। हाँ, उसको जरा 2-4 उसमें जरा समेट दे मुझे और मुझे बताएं कि वो वाली जो उम्मीद थी और उसके बाद 9 फरवरी को जो हुआ, जिस तरह से 9 मई करवाया, उसी तरह इन्होंने 9 फरवरी भी करवा दिया। तो क्या फिर बहुत दुखी हो गए थे और क्या अब उम्मीद वो वाकई है कि नहीं है? नहीं, देखिए उस पे हमें दुःख नहीं हुआ था क्योंकि जब हम उससे इलेक्शन से पहले हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हमें था कि कोई निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो हालात रहे हैं, जितनी सख्तियाँ रही हैं, जो इन्होंने कर छोड़ा है, उसके बाद लोग बेचारे डर के मारे नहीं निकलेंगे। मगर जब रिजल्ट एक बार आ गया, देखिए जो आ गया ना उसको अब आप बदल नहीं सकते, अनडू नहीं कर सकते। आप जितना मर्ज़ी गुलामी से फॉर्म 47 पे लोगों को बिठा दें, मगर असलियत अभी पूरी कौम जानती है ना। अभी आप खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लोगों ने इमरान खान को चूज़ किया ना। आपका बयानिया लोगों ने उड़ाया, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि कौन कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है, उसकी कभी शक्ल पहले देखी थी नहीं देखी थी, उसका क्या निशान है। लोगों ने ढूंढ के वोट डाले, पूछ के डाले कि जी बताओ इमरान खान वाला कौन सा है, इमरान खान वाला कैंडिडेट कौन सा है, उम्मीदवार उसका बताओ, उसका निशान कौन सा है। तो कौम ने तो आपको इतना वाजिया जवाब दिया, इतना वाजिया थप्पड़ मारा आपके मुंह पर, अगर उसके बाद भी आप नहीं समझे तो आप ढीठ हैं, आप बेशरम हैं। इसमें ना तो हमारी गलती है ना कौम की गलती है, उसने अपना फर्ज पूरा किया। अभी भी लोग आप देखिए इतने डेस्परेट हैं कि लीडरशिप की रोज शामत आई होती है कि जी बाहर नहीं निकल रहे, खान को निकालो। क्योंकि लोगों ने वोट दिया था कि उनको एक उम्मीद थी कि अगर हम वोट देंगे और हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो फिर वो खान को बाहर निकाल देंगे ना। अभी आप जितना मर्जी पर्दा उस पर डाल लें, लेकिन लोगों को असलियत पता है। अभी इन्होंने इतना इस सारे टाइम में ये इतना एक्सपोज हुए हैं, इन्होंने खुद को इतना इतने ऑब्वियस होकर सामने आए हैं लोगों के। तो फिर अभी आप लोगों से इज्जत की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपकी बची ही नहीं है। सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे बनी और कैसे आई है। पहले चीजें इतनी नहीं सामने खुलेआम होती जितनी इस दफा हुई है ना। तो अभी हमारे दिल में ये खुशी थी, हमें ये पता था कि जीते हम हुए हैं, हम एक्चुअली जीते हमें, और आवाम को भी सबको पता है और इनकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए आवाम से वोट भी नहीं करने वाली। देखिए जब मुश्किल टाइम आता है ना, तो आपको अपने लीडर पे भरोसा हो ना, तो आप मुश्किल टाइम भी गुजार लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हमें पता है बंदा ईमानदार है, जो भी कर रहा होगा लेकिन सही जगह ही जा रहा होगा। मगर जिस गवर्नमेंट पे लोगों को एतबार ना हो, जो लोगों की मर्जी की नहीं आई हो, तो आप उम्मीद भी कैसे लगा सकते थे कि वो मुल्क चला लेंगे, क्योंकि लोगों की पसंद की हुई, लोगों की चुनी हुई हुकूमत ही नहीं है वो।
तो हमें बड़ी खुशी है कि लोग निकले, स्पेशली पंजाब से निकले। केपी तो हमें पता था लड़के अपना हक ले लेगा, पंजाब का था, लेकिन जिस तरह पंजाब निकला ना, एक्चुअली हमें प्राउड फील हुआ उस बात पे। पंजाबियों और ने सही अपना हक अदा जितना मुश्किल वक्त पंजाब ने देखा शायद किसी ने भी नहीं देखा पिछले 2 साल। किया। तो इसमें कोई जो शक नहीं। खवातीन के साथ हुआ पंजाब में हुआ और कहीं नहीं हुआ, लाहौर में हुआ और कहीं कहीं नहीं नहीं। औरतें रहती हैं। तो बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। सोचते थे कि शायद पंजाबी ना निकल सके, लेकिन मैं कहती हूँ उससे बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने, बहुत हिम्मत दिखाई। बिल्कुल। चलिए जी, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम अपने मुकर्रर वक़्त से तजावुज़ कर गए, लेकिन तजावुज़ कर जाना तो हमारा वैसे भी कौमी मशगला है, तो हम तजावुज़ तो कर जाते हैं। वो इख्तियारात का तजावुज़ तो कोई तजावुज़ करना। कोई तजावुज़ कर जाता है, कोई 90 दिन कह कर आता है तो 10 साल रह जाता है, तो कोई कुछ और कह कर आता है तो वो कर जाता है। तो हम भी उसी तरह आज तजावुज़ कर गए, लेकिन हम माज़रत चाहते हैं। उन्होंने तो माज़रत नहीं की, लेकिन हम माज़रत चाहते हैं आपसे कि हम थोड़ा तजावुज़ करके, लेकिन बहुत सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू थी। मेरा दिल करता है कि मैं अतीक आपको एक बार दोबारा कभी लूँ प्रोग्राम में और आपके साथ मैं फाइनेंस के ऊपर गुफ्तगू करूँ, और मैं चाहूँ कि आप जो है ना हमें बताएं कि क्या चीजें हो सकती हैं कि जिस चीजें से जिन उसमें आए, और मतलब यानी कि बेहतरी किस चीजों से आ सकती है। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आई तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे। और आपको, आपने कहा कि दोनों में से एक होगा, मुझे लगता है कि आपको इमरान खान की फाइनेंस टीम का हिस्सा होना चाहिए। बड़े कम लोग हैं ऐसे जिनको नॉलेज भी इतना ज्यादा हो और जो सिंसियर भी हो इस कॉज के साथ। तो मैं ये मेरी रिकमेंडेशन है अतीक आपको, यू हैव नेवर थॉट अबाउट इट बट आई वुड रिकमेंड यू टू थिंक। जी जी। सर मैंने अपना घर चलाना है। अभी आपको पता है वो एक रऊफर साहब का इशू चल रहा था, तो पैसे वो पेड हैं और उस पर बड़ी कंपेन चली, तो इसलिए घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, तो सिर्फ एक बंदा पॉलिटिक्स करेगा। मैं हाजिर हूँ, वैसे ही कोई फीडबैक चाहिए हो तो मैं उसके लिए हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन फुल टाइम मैं ये काम नहीं कर सकता, घर भी चलाना है। लेकिन आप दोनों का फुल टाइम पॉलिटिक्स करेगी और मैं इंशाल्लाह सपोर्टर रहूंगा, और इंशाल्लाह जो इनपुट होती है वो मैं दे देता हूँ अपने दोस्तों को। और पहले भी वज़र भी मेरा स्टूडेंट था, 2016 में सीए था नशवानी, उसको भी मैं फीडबैक देता रहता था। आइंदा भी, और अब तो बहुत दोस्त बन गए पीटीआई में, तो इंशाल्लाह मैं फीडबैक अपना देता रहूंगा। और ज़्यादा फीडबैक मेरा सनम के थ्रू ही आया करेगा। और भारत इसका खुद भी बहुत लर्न किया है, इसमें बहुत एक्सपोजर है इसका। जब बंदे पे आता है ना, घूम के आता है, उसको सिस्टम का पता चल जाता है। तो इसने तो बहुत ज्यादा फेस किया है, इसको ज्यादा सिस्टम का होता है। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद दामन साहब की एक बात है, वो मैंने भी उसी को खोल रहा था कि जागन वाले रज के लुटे आए, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हाँ, लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि ये रोने वाला सिलसिला और ये लूटने वाला सिलसिला जो है ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। आप दोनों ने अपनी मुश्किल वक्त की कहानी इतने लाइटर मोड में सुनाई है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा मुमकिन कुछ भी नहीं था। आपकी फैमिली, अतीक आप, सनम आप, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपकी बहन अतीक, और ये तमाम लोग जिस मुश्किल से गुजरे और उसके बावजूद जो पुरुउम्मीद चेहरे और ये नूरानी किस्म के चेहरे हैं आप लोगों के, अल्लाह ताला ये वो उम्मीद है जो इस मुल्क के अंदर उम्मीद है। आप दोनों अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इतना ज्यादा वक्त दिया। और मेरी तमाम तर दुआएं, तमाम तर, और मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, ये आपको अंदाजा नहीं है सनम, आपको अतीक, आपको अंदाजा नहीं है, आप लोग इस कौम के सुपर हीरोज हैं। और मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो आप लोगों की कुर्बानी, आप लोगों की सैक्रिफाइसेस, आप लोगों का इस्तकामत और जो हिम्मत का इस्तारा बनकर आप लोग सामने उभरे हैं, इसको सरे फहरिस्त हमेशा याद रखा जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।